हेलो दोस्तों, द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विश्व मानचित्र पढ़ रहे हैं और विश्व मानचित्र के अंतर्गत हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, 4 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में, यह है यूरोप का मानचित्र है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि जब भी हम लोग मानचित्र को पढ़ें तो आप अपने पास एक एटलस रखिए या एक मानचित्र दीवार पर जो टंगा हो वो मानचित्र रखिए या एक एटलस रखिए, और जब जो मैं बताता हूं आपको उसके साथ साथ आप एटलस में भी देखते जाएं। उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, और कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो इसमें मैं नहीं दिखा सकता, वो आप एटलस में या मानचित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आप एटलस जरूर रखें, और जब भी इसके मेरे साथ आप अध्ययन करें, पढ़ें, तो उसको भी आप देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि ये जो यूरोप महाद्वीप है, ये हमने जब विश्व मानचित्र के अंतर्गत जब महाद्वीप पढ़ाया था, यानी कि महाद्वीप और महासागर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एक एशिया और यूरोप ये आपस में जुड़े हुए महाद्वीप हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो यूरोप को अलग क्या करता है? यूराल पर्वत। हमने उस टाइम भी बताया था कि यहाँ पे है यूराल माउंटेन। ये यूराल पर्वत है, ये जो लाल कलर से जो हमने लाइन बनाया हुआ है, ये यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत और ये है यूराल नदी। यूराल पर्वत, यूराल नदी, और ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, फिर यहाँ पे है काकेशस पर्वत, फिर ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और ये है भूमध्य सागर। तो ये मिलकर के एशिया से यूरोप को अलग किया जाता है और यूरोप एक अलग महाद्वीप बनता है। तो इसकी बाउंड्री क्या है, एक बार फिर से देखें। यूराल पर्वत, यूराल नदी, फिर यह है कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत, और उसके बाद ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और ये भूमध्य सागर। तो यह है यूरोप को अलग करते हैं एशिया से। उसके बाद दोस्तों देखें तो यूरोप जो है ये उत्तरी सागर जो है, यानी कि आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर यूरोप के उत्तर में पड़ता है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाल कलर से डॉट डॉट लाइन, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यूरोप के किन किन देशों से या फिर कौन कौन देशों से गुजरती है। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आप अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये जो आप एक द्वीप देख रहे हैं, ये है आइसलैंड। तो ये आइसलैंड है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप ये जो हमने एक लाइन खींचा हुआ है, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, और ये है फिनलैंड, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है रसिया। तो यहाँ देखें, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, यानी कि रसिया, यानी कि 1 2 3 4 लगभग, और आइसलैंड को लेकर के 5 देशों से होकर के गुजरती है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड से होकर के गुजरती है। तो इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो ये जो रूस यानी कि रसिया जो है, ये एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है,
और यूरोप में भी पड़ता है। मतलब रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसके साथ एक दो देश और भी है जिसे मैं बताऊंगा कि वो भी कौन सा है, जो एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी पड़ते हैं। जैसा कि एक तुर्की भी है, तुर्की यहाँ पे पड़ता है, ये वाला क्षेत्र तुर्की का है और तुर्की का थोड़ा सा ये यूरोप का पार्ट में पड़ता है यहाँ पे। यानी कि जो तुर्की देश है यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। तो रसिया भी सेम वही एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है और यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। तो ये हुआ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं भूमि, तो ये भी एक प्रायद्वीप है। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये जो आप प्रायद्वीप देख रहे हैं ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहलाता है। उत्तर में उत्तरी सागर है, उत्तर में यानी कि आर्कटिक सागर, और ये भी आर्कटिक सागर का क्षेत्र है। इधर भी आपका यहाँ पे नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है। तो ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर भी 3 देश बसे हुए हैं, यानी कि यह है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। इसके साथ एक और है, यहाँ पे ये जो छोटा सा भाग ऊपर की तरफ निकला हुआ है ये भी एक प्रायद्वीप है, इसे जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। ये जूटलैंड प्रायद्वीप है और इस पे डेनमार्क बसा हुआ है। डेनमार्क देश है, तो डेनमार्क यहाँ बसा हुआ है जूटलैंड प्रायद्वीप पर। तो इसको सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे डेनमार्क को। जबकि डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर बसा हुआ है, तो डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। तो ये डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। उसके बाद दोस्तों इन देशों के बीच ये जो सागर घिरा हुआ आप देख रहे हैं लाल लाल कलर से डॉट डॉट डॉट, ये जो सागर है, जलीय क्षेत्र है, ये बाल्टिक सागर है। आप देख रहे हैं जूटलैंड प्रायद्वीप के पूर्व में और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के दक्षिण में ये जो भाग है जलीय क्षेत्र, ये बाल्टिक सागर है। तो बाल्टिक सागर ये है, और ये जो जल इसका विस्तार उत्तर में यहाँ तक है, इसको बोथनिया की खाड़ी कहते हैं, बोथनिया की खाड़ी। और यहाँ पे 3 देश छोटे छोटे देश हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 देश छोटे छोटे हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल है। तो बाल्टिक देश में आप देखें इस्टोनिया है, लात्विया है और लिथुआनिया है। इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हैं ये तीनों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला आप एक आइसलैंड यानी कि द्वीप आप जो देख रहे हैं, और ये द्वीप जो है इसे ग्रेट ब्रिटेन करते हैं, और यहाँ जो द्वीप है ये आयरलैंड है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, इन दोनों को ये ब्रिटिश द्वीप समूह बोला जाता है। इसमें क्या है कि ये ब्रिटेन है, पूरा ब्रिटेन है, और ये जो एक और जो यहाँ पे द्वीप देख रहे हैं इसका नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड के उत्तरी भाग पे, यहाँ पे उत्तरी भाग इस ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। और ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सा क्षेत्र आता है, एक तो ये ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र हो गया, और इस आयरलैंड का उत्तरी क्षेत्र भी यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। तो ये जूटलैंड प्रायद्वीप के पश्चिम में और ये ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में ये जो सागरीय भाग है ये नॉर्थ सी है, यानी कि उत्तरी सागर बोलते हैं। इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के उत्तर में जो सागर है इसे आर्कटिक सागर कहते हैं, और यहाँ पे जो सागरीय क्षेत्र है ये नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर है, और ये बाल्टिक सागर है।
इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। इसको आप मैप मानचित्र में एक बार ध्यान से देखिए, एटलस में ध्यान से देखिए, इसको समझे। उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये क्या है, बाल्टिक सी और ये नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन की बात। और ग्रेट ब्रिटेन में जो ये आयरलैंड का जो उत्तरी ही भाग है, इस पे ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके का अंतर्गत आता है, यूके के अंतर्गत आता है। और इसका जो बाकी का क्षेत्र है इसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि ये आयरलैंड का हिस्सा है ये। तो ये हो गया आयरलैंड। और इस ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो कि यहाँ पे है दक्षिणी भाग में। और ये कौन सी नदी के तट पे है, तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम मैं अभी, एक मिनट दोस्तों, हाँ थेम्स नदी, सॉरी, यहाँ पे थेम्स नदी बहती है। ये लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये तट पे नहीं है, तट के थोड़ा अंदर है। तो ये हो गया यूके यानी कि ब्रिटिश द्वीप। उसके बाद दोस्तों इस ब्रिटिश द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे जो आप समुद्री क्षेत्र यानी कि जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को यानी कि यहाँ का क्षेत्र जो है इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे है। और यहाँ आप जो देश देख रहे हैं ये वाले सीमा, इस सीमा यहाँ पे फ्रांस से बसा हुआ है, फ्रांस बसा हुआ है। तो फ्रांस जो है अगर आप देखेंगे तो फ्रांस पूरे यूरोप में सबसे बड़ा देश है फ्रांस। अगर आप रसिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि रसिया तो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो केवल जो यूरोप में हो, केवल यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ कौन सा देश, फ्रांस सबसे बड़ा देश है। तो इस फ्रांस के उत्तर में और ब्रिटेन के दक्षिण में ये जो जलीय क्षेत्र है लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है ये जलीय क्षेत्र। तो ये इंग्लिश चैनल कहलाता है। और इसके पूरब में यहाँ पे भी जो सकरा भाग आप देख रहे हैं इसे दोवर जल संधि कहते हैं। इधर इंग्लिश चैनल और इधर दोवर जल संधि। तो अगर पूछे कि दोवर जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से। इधर अटलांटिक महासागर का भाग है इधर, तो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है दोवर जल संधि, और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ सागर और दोवर जल संधि। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें तो ये है आइबेरिया का प्रायद्वीप, इसे आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रायद्वीप है। आप देख सकते हैं इधर भी जल भाग है, जलीय भाग इधर भी है और इधर भी है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। तो ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है और इस पर मुख्यतः दो देश बसे हुए हैं। एक तो इसके पश्चिमी भाग में बसा है पुर्तगाल, और बाकी जो क्षेत्र है ये है स्पेन है। तो यहाँ पे स्पेन बसा हुआ है। और यहाँ पे एक पर्वत है पिरेनीज पर्वत। ये पिरेनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, यानी कि इन दो देशों के सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो ये पिरेनीज पर्वत है और यह है स्पेन। तो आइबेरिया के प्रायद्वीप पे मुख्यतः दो देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन। और यहाँ पे जो जल भाग का विस्तार है, ये नीचे क्या है, ये जो आप वो भाग देख रहे हैं ये अफ्रीका है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो अफ्रीका के उत्तर में यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मोरक्को है, और उसके उत्तर में हमने बताया था जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो क्या करता है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, और यह है जिब्राल्टर जल संधि। और एक चीज और यहाँ पे है कि ये आइबेरिया प्रायद्वीप के ये जो नीचे भाग आप जो देख रहे हैं, निचला भाग, ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ निकला हुआ है ये वाला क्षेत्र, ये जिब्राल्टर है और इस पे अधिकार यूके का है, ब्रिटेन का।
इसके नाम पे यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि पड़ा है, इसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। तो ये जिब्राल्टर क्या करता है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को भी अलग करता है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। और ये है भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में ये आप जो एक भूभाग जल की तरफ निकला हुआ देख रहे हैं, ये है इटली। कौन सा देश है, इटली। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत है इटली के उत्तर में, आल्प्स पर्वत का विस्तार है। तो यह है आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों, यहाँ पे है माउंट ब्लैंक, 4808 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे है माउंट ब्लैंक, इसकी ऊंचाई 4808 मीटर है। कौन सा है, माउंट ब्लैंक, और इसकी ऊंचाई 4808 मीटर। माउंट ब्लैंक ये आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। तो यह है इटली। और इटली का ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये भी इटली के अंतर्गत आता है। ये सिसिली द्वीप है। क्या नाम है इसका, सिसिली द्वीप। और ये इसके नीचे एक और छोटा सा द्वीपीय देश है। तो ये भूमध्य सागर में ये जो द्वीपीय देश आप देख रहे हैं, इसका नाम है माल्टा। ये यूरोपियन कंट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी यूरोपियन देश में आता है। और इसका नाम है माल्टा और इसकी राजधानी है वाल्टा। तो ये भूमध्य सागर के बीचों बीच में स्थित है। ये अलग देश है। और ये इटली का ये वाला भाग सिसिली द्वीप है, ये इटली है। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर है। और इटली के पूरब में ये जो सागरीय क्षेत्र है, इसे एड्रियाटिक सी कहते हैं। एड्रियाटिक सी यानी कि एड्रियाटिक सागर, यही है एड्रियाटिक सागर इटली के पूरब में। और यहाँ पे जो इटली के पूर्व में ये जो भूभाग नीचे तक निकला हुआ है, ये वाला भाग, इसे यहाँ पे इस भाग को ग्रीस कहते हैं। ग्रीस, ये ग्रीस है। और इसकी एक राजधानी है यहाँ पे तट पे, इसका नाम है एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है, जो कि भूमध्य सागर के तट पर है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखिए, ये सब ग्रीस का ही क्षेत्र है। ये भी ग्रीस के अंतर्गत आता है, ये भी ग्रीस के अंतर्गत आता है। और यहाँ का जो सागरीय क्षेत्र है, इसे एजियन सी बोलते हैं, यानी कि एजियन सागर है। ग्रीस के पूर्व में जो तुर्की के पश्चिम में और ग्रीस के पूर्व में का जो सागरीय क्षेत्र है, ये एजियन सी है। इसका नाम एजियन सी है। एक द्वीपीय देश यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो द्वीप है ये भी ग्रीस के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे एक द्वीपीय देश आप जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये साइप्रस है, लेकिन ये एशिया का भाग है। ये यूरोप में नहीं पड़ता है, ये एशिया का भाग है, ये साइप्रस है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करें ये सागरीय क्षेत्र का, तो ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो काला सागर में यहाँ पे क्या है कि एक नदी आकर गिरती है काला सागर में, और ये नदी है डेन्यूब नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी की खास बात क्या है कि वो यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर के गुजरती है। और वो 5 देश की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि यूरोप की कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर के गुजरती है, तो वो है डेन्यूब नदी। तो आइए उसको देखते हैं कौन कौन से देशों की राजधानी से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे है वियना। यहाँ पे ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी। और जर्मनी से, यहाँ पे है जर्मनी पड़ता है दोस्तों, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और ये 5 देशों की राजधानियों से होते हुए काला सागर में आकर के अपना जल गिराती है, जिसमें एक है वियना, दूसरा है ब्राटिस्लावा, फिर बुडापेस्ट, फिर बेलग्रेड और बुखारेस्ट। यानी कि वियना, फिर ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट,
बेलग्रेड और बुखारेस्ट। तो ये 5 राजधानियां हैं जो कि डेन्यूब नदी के, इन 5 राजधानियों से डेन्यूब नदी होकर के बहती है और ब्लैक सागर यानी कि काला सागर में आकर के अपना जल गिराती है। और ये है काकेशस माउंटेन, जो कि अभी हमने बात किया कि जो यूरोप महाद्वीप है वो एशिया से यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर यानी कि कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर एक झील है दोस्तों, ये कोई बड़ा समुद्री भूभाग या समुद्री क्षेत्र नहीं है, ये एक झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये आप जानते होंगे, आप गूगल भी सर्च करेंगे तो भी आप आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में और काला सागर के पूरब में ये जो पर्वत है, यहाँ पे ये काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत, और इसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस। और इस काकेशस पर्वत की एल्ब्रूस चोटी पूरे यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो कि 5642 मीटर ऊंची है। तो यह है काकेशस पर्वत। तो दोस्तों एक जो ये काला सागर है, इसमें ये जो भूभाग आप देख रहे हैं ये है क्रीमिया, इसका नाम है क्रीमिया। तो क्रीमिया क्या है? यहाँ पे एक देश पड़ता है यूक्रेन, जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध हो रहा है लगभग 1 साल से, तो काफ़ी चर्चा में है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है ये आप बताएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा में है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो ये जो है क्रीमिया, ये यूक्रेन के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी इस पे रसिया का अधिकार है। यहाँ तक ये रसिया है, ये है रूस, ये काला सागर तक और यहाँ तक है, और ये इसके रसिया की सीमा है। तो ये भी सीमा, यहाँ तक रसिया की सीमा आती है, यहाँ तक। तो रसिया ने इस जल क्षेत्र से होकर के क्रीमिया पे अधिकार किया, और फिर आगे तो अभी जारी है ही है। तो यह है क्रीमिया। उसके बाद दोस्तों एक काला सागर का ही एक भाग यहाँ पे है और एक छोटा सा जलीय क्षेत्र यहाँ पे है, इसको समझते हैं दोस्तों। ये है मरमरा सागर, इसको मरमरा सागर बोलते हैं, और इसको एजो सी यानी कि एजो सागर बोलते हैं। और मरमरा सागर और काला सागर के बीच से यहाँ पे एक जलसंधि है जिसे बास्फोरस की जलसंधि कहते हैं। 1 मिनट, हाँ, बास्फोरस की जलसंधि। तो ये है बास्फोरस की जलसंधि यहाँ पे, और ये है मरमरा सागर, ये वाला क्षेत्र मरमरा सागर है। मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है बास्फोरस की जलसंधि, और ये है एजो सी। तो इसको आप अपने एटलस में देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बास्फोरस जलसंधि है वो कौन से सागर और किसको जोड़ती है। तो बास्फोरस जलसंधि मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। तो ये हुआ यहाँ की बात। तो लगभग दोस्तों इस यूरोप महाद्वीप के हम लोग जो सागरीय क्षेत्र है, आसपास का खाड़ी है, उसको हमने देखा। एक और यहाँ खास बात है कि ये जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूरब में ये वाला जो आप एक प्रायद्वीप छोटा सा निकला हुआ देख रहे हैं, ये भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ तक जल भाग है, तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये जो प्रायद्वीप है इसे कहते हैं कोला प्रायद्वीप, और ये रसिया में पड़ता है। ये रसिया में पड़ता है कोला प्रायद्वीप, और कोला प्रायद्वीप के यहाँ पे एक बंदरगाह है, ये रूस में पड़ता है, और यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मोस्क।
क्या नाम है? मुर्मुस्क बंदरगाह। मुर्मुस्क बंदरगाह एक कोला प्रायद्वीप पे है और ये रसिया में पड़ता है और ये यहाँ से जहाज़ों का आवागमन सालों भर चालू रहता है। ऐसा हमने क्यों कहा कि सालों भर चालू रहता है? इसलिए दोस्तों कि ये जो उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो ये तो ध्रुव के पास है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्या है, उधर लगभग साल के लगभग 10 महीने तक बर्फ जमा रहता है उधर के क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ठंडी बहुत है, तो यहाँ का जो जल है वो जम जाना चाहिए, ठंडियों में सर्दियों में जम जाना चाहिए, और गर्मी में जो है 2-3 महीने या 4 महीने के लिए बर्फ पिघलती है, तो यहाँ जहाज आ जा सकती है। लेकिन अगर सागरीय क्षेत्र जम जाता है तो उस पर जहाज कैसे चलेगी? तो लेकिन ये जो है वर्ष भर खुला रहता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? जब हम आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ा रहे थे तो उसमें आप देखिएगा एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा की हमने बात की थी। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलधारा चलती है, यह अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है जो उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। हमने आपको बताया है, अगर आप चाहे तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, महासागरीय जलधाराएं पार्ट 1 में हमने अटलांटिक महासागरीय जलधारा का ही बात की थी। तो यहाँ पे जब इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की गर्म जलधारा नॉर्वे की तरफ उसकी एक भाग नॉर्वे की तरफ जाती है, तो ये गर्म जलधारा है। तो नॉर्वे ये है नॉर्वे, तो नॉर्वे के ऊपर नॉर्वेजियन का जलधारा इसे कहते हैं, ऊपर जाती है और इस क्षेत्र के जो सागरीय जल है उसको हमेशा गर्म रखती है, वहाँ की बर्फ पिघली रहती है, वहाँ उसको जमने नहीं देती है। इसलिए ये साल भर जो है साल भर यहाँ का बंदरगाह चालू रहता है, जहाज़ों का आवागमन लगा रहता है। तो इसलिए ये कोला प्रायद्वीप जो है, ये यहाँ से भी कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस कोला प्रायद्वीप से। और ये जो अभी हमने आपको बताया कि ये क्यों वर्ष भर खुला रहता है, उत्तरी यानी कि आर्कटिक महासागर के पास होने के बावजूद भी ये वर्ष भर खुला रहता है। तो यह है कोला प्रायद्वीप और यहाँ का बंदरगाह है मुर्मुस्क। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ खास फैक्ट। और 1 मिनट, कुछ और फैक्ट जो छूटे ना। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता रहता है, उसकी मैं बात करूं तो ये आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। तो विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, पूरे विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी जो है वो रिकजाविक है। और वो कौन से देश की है? तो आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रश्न एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन है? तो आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो एक नदी बहती है यहाँ पे, ये अभी हमने बताया फ्रांस है, फ्रांस की एक नदी बहती है यहाँ पे जिसे सीन नदी कहते हैं। सीन नदी, इस नदी के तट पर फ्रांस का जो राजधानी है, वही फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पे है, यानी कि सीन नदी के किनारे है फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है इसे भी आप बताएंगे कमेंट में। तो इससे अगर आप कमेंट में बताएंगे, एक प्रश्न और हमने आपसे पूछा है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, और दूसरा हमने आपसे पूछा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो ये दोनों प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे है, और वो कौन सी राजधानी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो गया मोटा मोटी यूरोप महाद्वीप के बारे में। और ये महाद्वीप हमारा मतलब महाद्वीप आपको पढ़ाने का एक ही तात्पर्य है कि आप विश्व
जो है अपने पृथ्वी पर जो भूभाग है, स्थल भूभाग, जल भूभाग, वो कहाँ पे किस तरह का है, कहाँ कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है, कौन सा देश है, इसकी जब जानकारी आपको दोस्तों हो जाएगी तो आपको भूगोल को समझने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सहायता मिलेगी और आप भूगोल में अच्छे से कल्पना कर पाएंगे। तो इसलिए मानचित्र को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और इससे क्या होता है कि जब हम मानचित्र को समझ जाते हैं तो भूगोल में आपकी रुचि बढ़ जाती है। तो दोस्तों भूगोल का तो ये बेसिक है, फाउंडेशन है। पहले मानचित्र को समझना, देशों को समझना, खाड़ियों को, समुद्रों को समझना, तो जिसका शुरुआत हमने कर दिया है। और आज हम लोग यूरोप महाद्वीप को पढ़े। अब इसके बाद हम लोग अगला वीडियो एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और एशिया के भूभाग को और उसके जो है आसपास की जो खाड़ी है और महत्वपूर्ण जो देश हैं उसको समझेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस भी महाद्वीप का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है, पठार हैं, नदियाँ हैं, खनिज हैं, तो कुछ तो हम मानचित्र बताते समय ही आपको बता देते हैं, लेकिन इसका वीडियो जो है स्पष्ट रूप से एक अलग स्पेसिफिक बनेगा। जैसे विश्व की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या एक तरह से हम लोग जिस तरह से मानचित्र पढ़ रहे हैं उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ, फिर अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, फिर एशिया की नदियाँ। इस तरह से हम लोग नदियाँ, फिर पर्वत, फिर पठार, फिर मरुस्थल, एक एक चीज़ हम लोग विश्व ज्योग्राफी के अंतर्गत हर एक चीज़ को खंगालेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है एक फीडबैक देते रहें ताकि हम उस हिसाब से अपना कार्य करते रहें। दोस्तों नमस्कार।